दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को आपने पिछले वीडियो में देखा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो उसमें हमने कांस्ययुगीन देखा था, नगरी देखा था, प्रजातांत्रिक देखा था और केंद्रीकृत देखा। इन सभ्यता, इन विशेषताओं को हमने पढ़ा। अब जो अगली विशेषता होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। अगर बोला जाए कि व्यापार प्रधान कैसी थी, ये व्यापार प्रधान सभ्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जब हम इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो ये मेंस का है, एक्चुअली विशेषता मेंस में बहुत ज्यादा पूछी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है वहां के लिए। बट यहाँ आपको अभी इतना जानने की जरूरत है कि जितनी भी सभ्यताएं थी, जैसे हमने कहा कि अगर भारत की सबसे प्राचीन वैदिक सभ्यता पहले मानी जाती थी जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, तो वो कैसी है? वो ग्रामीण सभ्यता हो गई, वो कृषि प्रधान हो गई। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो उसके पहले की सभ्यता थी, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि ये कैसी थी भाई? ये व्यापार प्रधान थी। ये कृषि प्रधान नहीं थी। कैसी थी? ये व्यापार प्रधान थी। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, जो वहां का जो व्यापार था, वो बहुत एडवांस था। और ऐसा नहीं कि ये व्यापार सिर्फ एक एरिया में होता था, ये देश और विदेश दोनों जगह इनके व्यापार होते थे। इसीलिए मैंने बोला ना कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो संबंध होते थे वो कहां से थे? मेसोपोटामिया के साथ साथ अन्य सभ्यताओं से भी। ठीक है, और उनके व्यापार में सब कुछ था। जैसे आपने देखा होगा ना, ये लोग वस्तु विनिमय का उपयोग करते थे। कितनी बड़ी बात है, वस्तु विनिमय का उपयोग करते थे। यहाँ पे इनके नापतोल के लिए दशमलव डेसिमल सिस्टम का यूज किया जाता था। ये आगे अपन फिर जब इसको अच्छे से डीप में पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी आप बस इतना ही ध्यान रखें, ठीक है? तो व्यापार प्रधान सभ्यता थी, ठीक है। इसके बाद जो अगली विशेषता है वो है शांतिप्रिय विशेषता। कैसे थी? शांतिप्रिय। अच्छा, शांतिप्रिय से क्या मतलब होगा? आपने देखा होगा कि कोई भी सभ्यताएं थी जहां पे वहां युद्ध या लड़ाइयां जरूर होती थी, लेकिन आपको सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं, जो खुदाई की गई है, वहां कहीं भी तलवार, मतलब ऐसी युद्ध संबंधित चीजें आपको नहीं मिली। और दूसरी बात ये कि जो भी अवशेष मिले हैं, जैसे कुल्हाड़ी मिली है, धनुष बाण मिले हैं, तो इतिहासकारों का ये कहना है कि जो भी सामग्री मिली है अवशेषों में, वो सब के सब किसके लिए थी? आखेटक के लिए थी। मतलब वो क्या करते थे? आखेट करते थे, ना कि युद्ध करते थे। यानी युद्ध से संबंधित कोई भी खुदाई में ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। इसलिए बोला गया कि कैसी है ये? शांतिप्रिय, एक पीसफुल सिविलाइजेशन है ना, अपने आप में बड़ी बात। इसकी एक विशेषता इतनी महत्वपूर्ण है। फिर देखिए, द्विदेव मूलक क्या बोला जाता है? द्विदेव मूलक। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो समाज है, यानी जो स्त्री और पुरुष, यहाँ जो स्त्री और पुरुष थे, तो स्त्रियां देवी की पूजा करती थी और किसकी पूजा करते थे? देव की पूजा करते थे। अरे बात समझ में? देवी और देव की पूजा करते थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो देवियों की पूजा होती थी, यहां पर आप पढ़ेंगे
मातृ देवी, आपने पढ़ा हो। और यहां पर आप पढ़ेंगे पशुपति। स्त्री और पुरुष, स्त्रियां देवी यानी मातृ देवी की पूजा करती हैं और पुरुष थे वो पशुपति की पूजा करते हैं। इसीलिए आप आगे आपको बताऊंगा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी, मातृसत्तात्मक थी, यानी मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। ठीक है, अब अगली विशेषता हो गई आपकी लिपि प्रधान। क्या विशेषता हो गई, लिपि प्रधान। अच्छा, ये आपने पढ़ा होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है, स्क्रिप्ट कैसी है। तो ये आप जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी है, भाव चित्रात्मक, टेक्टोग्राफी, फीलिंग्स है इसमें। क्यों? क्योंकि यहां जो लिखा गया है उसको पढ़ा नहीं जा सकता, सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, या इसी को चित्रात्मक भी बोलते हैं, चित्र बने रहता है। जैसे आप रोड से जाते हैं ना, पर टर्निंग आती, मोड़ आता है तो लिखा रहता है ना, बना रहता है अंधा मोड़ कर। ठीक है, तो यहाँ जो लिखा है उसको आज तक नहीं पढ़ा गया और अभी भी नहीं पढ़ा जा रहा है। तो कैसे थे ये, भाव चित्रात्मक। ठीक है, अगली जो विशेषता आती है वो आती है आद्य ऐतिहासिक। क्या है, आद्य ऐतिहासिक। जब आपने पाषाण काल पढ़ा होगा तो वहां पर 3 भाग में चीजों को डिवाइड किया जाता था, एक प्राक, एक आद्य और एक ऐतिहासिक। अगर आपको याद हो, है ना, ऐसे ही पढ़ते थे ना आप लोग। अब इसका मतलब यह हुआ कि ये ऐसा कालखंड है, ये ऐसा टाइम पीरियड था जब कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं थी, ना तो किसी को लिखा जा सकता, ना तो कुछ लिखा जा सकता था, ना तो कुछ पढ़ा जा सकता था। ये ऐसा टाइम पीरियड था। इसके बाद ये जब आद्य का टाइम पीरियड आया तो इसमें चीजों को लिखा तो गया, लिखना तो संभव हुआ, लेकिन चीजों को पढ़ना संभव नहीं हुआ। यानी यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया कई बार कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है, कैसी है, आद्य ऐतिहासिक है। यानी चीजों, यानी लिखी हुई तो है लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, या तो चित्र के माध्यम से या भाव के माध्यम से, यानी फीलिंग के माध्यम से आप उसको समझ सकते हैं। ओके, इसके बाद ऐतिहासिक, जहां पर लिखना और पढ़ना दोनों संभव हो। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्रेम किया जाता है। तो इस तरह से ये सिंधु घाटी सभ्यता की आपकी विशेषताएं। ठीक है, फिर से ध्यान रखेंगे, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्ययुगीन सभ्यता थी, यहाँ पे सिर्फ लोहा नहीं पाया गया, बाकी जो जो धातु है, सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, ठीक है, ये सब पाया गया। नगरीय सभ्यता, नगरीय अभी और आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आपको जो बताया कि उच्च कोटि की नगरीय व्यवस्था थी और भारतीय उपमहाद्वीप में ये क्रांति लाई। इसके बाद प्रजातंत्र, क्योंकि राजाओं के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिले। केंद्रीकृत, क्योंकि 2 ही राजधानियां लगभग मिली, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। व्यापार सभ्यता, इसकी बहुत महत्वपूर्ण थी, बाहर देश और विदेश हर जगह व्यापार होते थे। ठीक है, शांति प्रिय, क्योंकि कोई युद्ध से संबंधित कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, मूलक, क्योंकि यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों के देवताएं अलग अलग थे। ठीक है, इसके बाद हमने लिपि लिया, लिपि में देखा कि यहाँ की लिपि क्या थी, भाव चित्रात्मक थी। और आद्य ऐतिहासिक, तो यहाँ पर देखा कि कैसी थी, आद्य ऐतिहासिक थी, यानी सिर्फ लिखा गया, उसको पढ़ा नहीं गया। तो इस तरह से ये आपकी क्या हुई, विशेषताएं हुई सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए, यहां पर अगर मैं बताना चाहूं तो आपको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ये भी दशा,
आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वही विशेषताएं, लेकिन वो मैं आपको जब स्थल बताऊंगा उसके बाद अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी तक के लिए आपके सामने ये पूरी विशेषताएं हुई और आप इनको पढ़ें। अगला स्थल के बारे में अपन अगले वीडियो में डिस्कस